नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम पार्टियां यहां पर तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर टीएमसी की ओर से आज अपने 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो कब और किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। ममता ने बंगाल के सियासी रण में अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान कर दिया। बंगाल की 294 सीटों में से टीएमसी 291 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें उसने अपनी सहयोगी गोरखा मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी है। वहीं पर टीएमसी ने अपने करीब 27 विधायकों के टिकट भी यहां पर काट दिए हैं, जिसमें वो भी विधायक शामिल है जो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में ममता ने टिकट के जरिए बंगाल के सियासी समीकरण साधने का यहां पर दांव चला है। ममता बनर्जी ने 291 सीटों के लिए जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, उसमें 50 टिकट महिला उम्मीदवारों को देकर ममता ने बंगाल की आधी आबादी को सियासी संदेश देने की यहां पर कवायद करी है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जिस तरह से 42 मुस्लिम उम्मीदवारों का दाव यहां पर लगाया है, उसके पीछे भी बाकायदा सोची समझी रणनीति है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं, जो करीब 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बंगाल में SC/ST समुदाय की आबादी भी करीब 30% ही है, जो राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती है। ऐसे में ममता ने इन दोनों समुदाय को बड़ी तादाद में उतारकर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की रणनीति अपनाई है। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट का ममता बनर्जी की ओर से आज ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें कि यहां पर 291 सीटों पर टीएमसी की ओर से अपने उम्मीदवार यहां पर उतारे गए हैं, और सबसे अच्छी बात यह भी इस बार कह सकते हैं कि 50% यहां पर महिला प्रत्याशियों को टीएमसी की ओर से उतारा गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम टीएमसी के नेता जो है वो जिस तरीके से पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे थे, उन भी तमाम नेताओं को टीएमसी की ओर से टिकट नहीं दिया गया है। आपको बता दें, 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को यहां पर उतारा गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें, जिस तरीके से लगातार 30% जो है वो मुस्लिम वोटर्स यहां पर है, और साथ ही SC/ST समुदाय की बात करें तो 30% SC/ST समुदाय के वोटर्स भी है, जो कि करीब कह सकते हैं कि 100 सीटों पर अपना अगर यहां पर चुनाव लड़ते हैं तो उस दौरान कह सकते हैं कि 100 सीटों पर वो अपना वर्चस्व यहां पर रखते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर टीएमसी की ओर से यहां पर SC/ST और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं उन्हें यहां पर अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर यहां पर ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं उनकी ओर से क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ समीकरण यहां पर बैठा के अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा, और कब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां करेगी। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यहां पर लगातार तैयारी के साथ मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, और उसी को लेकर टीएमसी की ओर से 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया गया। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार उम्मीदों की, जो लोगों को उम्मीद है वो देखने वाली बात होगी कि पूरी होती है या नहीं, लेकिन यहां पर जिस तरीके से 291 सीटों पर टीएमसी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उसके बाद से कह सकते हैं कि बंगाल में राजनीति काफी तेज अब होती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश नंदन जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपको बता दें, टीएमसी से हमारे साथ दयाशंकर जी जुड़ गए हैं। दयाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर ब्रजेश नंदन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से टीएमसी की ओर से
अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि आप लोग कब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे? देखिए प्रीति जी, बड़ी जल्द उम्मीदवारों के नाम का घोषणा हो जाएगा और किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारे काम बड़े आसानी से आहिस्ते आहिस्ते होने चाहिए। अब दीदी ने तो एक साथ आज में सारे निश्चय आउट कर दी अपनी 291 उम्मीदवारों की जी। खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़नी है और भवानीपुर छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि भवानीपुर से बाबुल सुप्रियो के सामने मैं तो बहुत मतों से हारूंगी, पराजित हो जाऊंगी। तो ये सारी चीजें हैं। बीजेपी बहुत जल्दी अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, आप तक उसकी सारी जानकारी पहुंचेगी। ठीक है, ठीक है। दयाशंकर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पॉलिटिकल एक्सपर्ट अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी दयाशंकर जी, पहला सवाल मेरा यही आपसे कि आपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ मुद्दे लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे? अब देखिए, पहले तो जितने भी उम्मीदवारों को टिकट अपने पार्टी के द्वारा मिला है, नहीं मिला है, सबको पहले तो बधाई हो जीत की। और शुरू से ही कांग्रेस कहती आ रही है कि हमारा जो है बूथ स्तर पे या अपनी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, जनता का हम लोग दोहन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी क्या है कि इसकी कोई तैयारी नहीं है, दूसरे पार्टियों को तोड़ने जोड़ने की राजनीति में लंबे प्रक्रिया में चुनाव को खींचना चाहती है। अच्छा। जिससे क्या है, सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग होगा, जनता का अहित होगा। तो ये लोग इसी में विश्वास रखते हैं। चुनाव ये लोग लंबा प्रक्रिया में खींचने का कारण इनका है कि इनके पास संसाधन बहुत है, ठीक है, पैसा रुपया इनके पास है। और जो पार्टियां जैसे दीदी हैं तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से, महुआ मित्रा साइकिल से प्रचार कर रही हैं। ठीक है। तो चाहते हैं कि जनता का कम से कम संसाधनों का, जो टैक्स जनता देती है, सरकारी संसाधनों का कम से कम दुरुपयोग हो और जनता के हित में चुनाव हो। ठीक है, इस वजह से आप लोगों की ओर से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इतनी जल्दी कर दिया गया है जिस तरीके से आपकी ओर से कहा गया। ठीक है अरविंद जी, आपसे सेम यही बात लेकर जो दयाशंकर जी की ओर से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके पास ताकत है, संसाधन है और इन सब का वो दुरुपयोग करना चाहती है, इसलिए चाहती है कि प्रक्रिया लंबी चले और इसी वजह से वो अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी नहीं कर रही। ये तो एक राजनीतिक आरोप मात्र हुई है। चुनाव हमने देखा है कि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से और अच्छे से हो, सुचारू रूप से हो, मतदाताओं को परेशानी न हो, इसलिए चुनाव कई चरणों में पिछले कई चुनावों में चुनाव आयोग करा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार हो रहा है। दूसरी बात, टिकट वितरण और टिकट कब घोषित करना है, एक साथ घोषित करना है, बार बार अलग अलग चरणों का अलग अलग करना है, ये विभिन्न पार्टियों की अपनी रणनीति होती है। लेकिन जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी होती है वो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि एक पर सूची जारी कर दे, जैसे ममता बनर्जी ने कहा। दूसरा होता है कि जब आपको सत्ता हासिल करनी होती है, जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा अब सत्ता हासिल करना चाहती है, तो उसका ध्यान बिल्कुल इस तरह से है कि कौन से मजबूत ऐसे लोग हैं सेकेंड लाइन के, टीएमसी के या कांग्रेस के, कि जो हमारे साथ आ सके तो हम उनको टिकट दे सके और अपने कार्यकर्ताओं को जिनको टिकट नहीं से उनको वो समझाएंगे, तो हम आपको समायोजित करेंगे। जो राजनीति के तौर तरीके होते हैं, इस बात है, पहले इसको ममता बनर्जी भी अपना चुकी है, आज भाजपा भी कर रही है। और जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, तो ये अभी जैसे राजनीति का वो दौर चल रहा है प्रीति जी, कि जिसमें बहुत ज्यादा हम शुचिता, ईमानदारी या सैद्धांतिक लकीर के फकीर एक जो है वो बात हम नहीं उम्मीद कर सकते। सबसे बिल्कुल सही कहा, हासिल करना ही सबका अभीष्ट है। सत्ता हासिल करने के लिए सारे दांव पेच करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अरविंद जी, क्योंकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से जब भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करते हैं तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि धार्मिक रूप देकर इस चुनाव को जीतने की तमाम पार्टियां कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन धरातल पर जो आम मुद्दे हैं, जो आम लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ पर या विकास को लेकर कोई भी जनता के बीच में जाता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, आऊंगी मैं अरविंद जी आपके पास। अजय वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से तमाम पार्टियां
लगातार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है और हर पार्टी यही उम्मीद कर रही है कि इस बार हमारी यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर आए। अगर कांग्रेस की बात करें तो सर, जिस तरीके से आपस में ही अंतर्कलह यहाँ पर कांग्रेस में चलता हुआ नजर आ रहा है, कैसे आप फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल फतह करते हुए नजर आएंगे? और इस बात से तो सर आप इनकार भी मत करिएगा कि वाकई अंतर्कलह नहीं चल रहा, क्योंकि हाल ही में आपको भी पता है कि किस तरीके से ट्विटर वार चला था। देखिए, अंतर्कलह का जहां तक विषय है, देश की सरकार का जो आईटी सेल है उसका उद्देश्य ये है कि अफवाहें फैलाओ और उसे उड़ाओ। छोटी मोटी चीजें तो सारे पार्टियों में ये तो चलती रहती है, मामले पार्टी के अंदरूनी है, कैसे रणनीति बनानी है, किसके साथ गठबंधन करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, हमारे बंगाल के कार्यकर्ता लोगों ने जो बूथ वाइज जो 294 सीटों के सर्वे किया है, उसमें एक चीज निकल के सामने आई है। बाहर हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये तो ईश्वर के हाथ की चीज है। लेकिन जो चीज हमने एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट आया है, देश की जनता, देश की सरकार ने वहां जाके विभाजनकारी काम किया है, भगवानों को भी बांटने का काम किया है। ठीक है, तो लोग समझ रहे हैं कि महंगाई अति सीमा पर, उच्चतम सीमा पर पहुंच गई। लोग समझ रहे हैं कि सारे हालात देश के जिस स्टेज की भी वो पहुंच गई, क्योंकि मैं कई बार इसलिए नहीं कह रहा, कई बार रिपीट कर चुका हूँ। और ममता दीदी का जो मामला है, लोग समझ रहे हैं कि भाई वो उनके 10 साल से जो चीजें थी, एंटी इनकन्वीनियंस थी, और चूंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी सरकार को कांग्रेस पार्टी मजबूती से हर स्टेट में, ममता दीदी का तो बंगाल तक सीमित है, लेकिन ये चुनाव चूंकि विधानसभा के हैं, लेकिन महंगाई का, पेट्रोल का, डीजल का, जब जीएसटी का सारे मुद्दे आते हैं तो केंद्र से कनेक्टेड है। तो जनता वहां की ये समझ चुकी है, बंगाल की जनता, कि भाई अधीर रंजन चौधरी साहब कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और कांग्रेस पार्टी अच्छी चीजें। और अगर मोदी साहब जितना भी देश के ऊपर अत्याचार इनकी सरकार महंगाई के मामले में, रोजगार के मामले में करे, तो इसका मुंहतोड़ मुकाबला कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ठीक है अजय जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही अधीर रंजन जी जो है वो काफी बड़े नेता हैं, उनकी ओर से जो फैसला लिया गया है वो जनता वहां पर समझ रही है। जनता ये भी तो समझ रही है ना कि कांग्रेस के और दूसरे बड़े नेता अगर इस गठबंधन को लेकर सवाल उठाएंगे तो। जी मैं अब बता रहा हूँ जी। देखिए, अब राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और छोटे लोग, और आप अगर अजय वर्मा की ड्यूटी में लगी तो हम भी जाएंगे, क्योंकि चुनाव का मामला होता है। लेकिन ये लोग बना चुके हैं कि दीदी की एंटी इनकन्वीनियंस, और लोगों में इस वक्त चुप्पी बहुत है। और वोट जिस वक्त डलेंगी तो सरकार इस वक्त हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि देश की सरकार जो काम करती है, विभाजनकारी काम कर रही है। ये देश की सरकार एक तो सबसे बड़ी हिंदू विरोधी सरकार है। क्यों? कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। उत्तर प्रदेश में देखिए कितने बलात्कार, हत्या, मर्डर, रेप। बंगाल में देख लीजिए क्या हाल चल रहा है, टारगेट चुनाव। 3 सीट वाली, देखिए मुख्य मुद्दा ये है, 3 सीट जिस पार्टी की हो, बंगाल में 3 सीट, पांडेचेरी में 0, 3 नॉमिनेटेड है, तमिलनाडु में 0। आप आसाम में आ जाओ तो सरकार बनी हुई थी, जैसे बनाई थी, इस बार साफ हो जाएंगे। ठीक है। और अब बचा 5वां स्टेट इधर का आसाम, तो आसाम में गए और 4 जगह रह नहीं आएंगे। तो लोगों ने तय कर लिया है कि 3 सीटें वाली लोग 200 का दावा जो कर रहे हैं, वो इनके ये भी उसी तरह के दावे हैं, जैसे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आएंगे, ठीक है, आप मालामाल बनाएंगे। नहीं, ठीक है जी, नहीं, आपकी ओर से जो बातें कही गई उनका जवाब तो ले लेते हैं ना अजय जी। ज्यादा से ज्यादा 17 और 20 जो इन्होंने तोड़े हैं ना अपने सांसदों से, विधायक, मांगे मंत्री, वहां तक ये पहुंचेंगे, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, सरकार बनाएंगे। ठीक है ब्रजेश जी, जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी। हेलो जी ब्रजेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं पहले डॉक्टर दयाशंकर जो है इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने अभी अजय वर्मा जी बोल रहे थे कांग्रेस से। अच्छा, अजय वर्मा जी बोल रहे थे कि अजय वर्मा जी ने कहा कि जो भारतीय सरकार है वो हिंदू विरोधी सरकार है। अरे भैया, ये तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि कांग्रेस से ज्यादा तो हिंदू विरोधी कोई और दूसरी सरकार नहीं है। कांग्रेस ने जितने काम किए हैं सारे हिंदू विरोधी काम किए हैं, केवल हिंदुओं का तुष्टीकरण किया है। और इन्होंने ये कहा कि आईटी सेल अफवाहें फैलाता है। तो भैया, कांग्रेस का आईटी सेल क्या कर रहा है? सो रहा है कान में तेल डाल के। आप अपने आईटी सेल से कहोगे अफवाहें फैलाए भाजपा के खिलाफ, आपको किसने रोका है? ये भ्रामक जानकारियां केवल कांग्रेस ही दे सकती है, क्योंकि इनके पास में मुद्दे नहीं है। असम में जाके चाय पत्ती तोड़ती है हमारी प्रियंका मैडम। राहुल गांधी मछली पकड़ते हैं, क्योंकि राजनीति बचती नहीं है। और घर में इनके फूट पड़ी हुई है आपस में। एक नेता कह रहा है कि मैं पश्चिम को जाऊंगा, दूसरा कह रहा है भाई तुम पश्चिम क्यों जाओगे, दक्षिण को जाओ।
तो ये इनके घर में आपस में ही सहमति नहीं है कि किसको चुनाव लड़ाना है, और ऐसी पार्टी से ये समझौता करते हैं आईएसएफ जो विरोधी विचारधारा है, देश के खिलाफ विचारधारा है जिसकी, जो फुरफुरे शरीफ के नुमाइंदे हैं, उनके साथ इन्होंने तमाम स्टेटमेंट। ठीक है ब्रजेश जी, मुद्दे पर आते हैं। बात यह कि अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार होती हुई नजर आ गई है। सबसे पहले लोग वेट कर रहे थे कि तारीखों का ऐलान कब होगा। अब तारीखों का फाइनली ऐलान हो गया है, और टीएमसी की बात करें तो उसने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अब हर कोई यही वेट कर रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान यहाँ पर कब करेगी। और अब सवाल ये कि ये चुनाव जो है, जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहे हैं कि वाकई ही एक तरीके से धर्म को लेकर या हिंदू को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति होती हुई नजर आ रही है, क्या वाकई बंगाल का चुनाव भी आप इसी तरीके से लड़ेंगे? क्योंकि मैंने कभी किसी रैली में आपके तमाम बड़े नेताओं के बयान में ये नहीं सुना कि ये विकास के मुद्दे जो हैं, ये वाला एरिया ऐसा है जहां पर इन मुद्दों की कमी है, जन सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही, उनको यहाँ पर सुचारू किया जाएगा। तो मैंने ऐसी कभी कोई बातें नहीं सुनी। तो आप कह सकते हैं कि वाकई आने वाले दिनों में जो चुनाव है वो भी सिर्फ धर्म के आधार पर ही होगा? नहीं, धर्म के आधार पर चुनाव क्यों होगा? भाजपा केवल विकास का मॉडल लेके चलती है। पहले सरकार बनेगी, उसके बाद विकास होगा, और ऐसा विकास होगा कि पूरा भारत देखेगा बंगाल को, पश्चिम बंगाल। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो ब्रजेश जी बोलती है कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां का ही कोई विकास का मॉडल क्यों नहीं लेके जाते पश्चिम बंगाल में? आप वहां के नेताओं को तो आप बुला लेते हैं पश्चिम बंगाल में प्रचार प्रसार करने के लिए। अरे देखिए प्रीति जी, यूपी गुंडा मुक्त हो गई है। अच्छा। समाजवादी पार्टी के समय में 1044 क्राइम रोज होते थे, डेली 1044 क्राइम। आप देखिए आंकड़े उठाकर। और आज गुंडे भागे हुए हैं, कांग्रेस की सरकारों ने छिपा रखे हैं उन्हें। पर टीएमसी के तो तमाम नेताओं की ओर से ये कहा जाता है कि गुंडागर्दी तो आप लोग कर रहे हैं। टीएमसी के तमाम नेताओं की ओर से ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से वहां पर कामकाज टीएमसी की सरकार की ओर से किए गए हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी दूसरी सरकार की। अच्छा, अगर टीएमसी की तरफ से काम किए गए हैं तो एक उद्योग का नाम बता देंगे जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जो ममता दीदी ने लगाया 10 साल के अंदर, कितने रोजगार दिए ये बता दें। और दूसरा, अभी जो पीछे फरवरी महीने में शीला फॉर्म को जलपाईगुड़ी में बंद करवाया गया था, किस लिए बंद करवाया गया था? केवल इसलिए क्योंकि उनकी जो पूर्व सांसद थी शीला गौतम, वो भाजपा की सांसद थी। केवल उनसे अपना राजनीतिक बदला पूरा किया ममता दीदी ने, और हजारों लोगों की रोजी रोटी छीनी है। तो ये बताएं कि ममता दीदी ने कितना विकास किया है? ममता दीदी का केवल एक विकास है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाओ, उनके आधार कार्ड बनवाओ, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाओ, और वोट बैंक अपना मजबूत कर लो। ठीक है, ठीक है। दयाशंकर जी को जवाब देने दीजिए। धरा रह जाएगा, भगवा की लहर में सब बह जाएगा। फिर वही बात है, लास्ट में बोल ही दिया ना आपने, भगवा की लहर। यहाँ विकास की बात कर रहे थे, विकास की बात करते करते आप फिर भगवा पर आ गए। पहले चुनाव जीतना है, उसके बाद विकास करना है। ठीक है, ठीक है। दयाशंकर जी जवाब दीजिए। देखिए, ब्रिजेश नंदन भाई साहब को जानकारी अगर होती, ये गुमराह करने वाले लोग नहीं रहते, धर्म पे सिर्फ राजनीति करने वाले लोग नहीं रहते, तो इनको जानकारी होती। एमएसएमई की रिपोर्ट है कि देश में इन लोगों ने कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, रोजगार और संस्थानों को प्राइवेट करने बेचने का काम किया है। लेकिन इन्हीं की संस्था है, वो बताती है कि 50% जो है ग्रोथ की है। देश की अर्थव्यवस्था से बंगाल की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हुई है। 10 सालों में लगभग 93 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और आते हैं आपके पास में? जी, आप आइए, गुमराह मत करिए। और इनका विकास बताया जाए, ये लोग विकास किए हैं। तेल बीच में मत बोलो भाई, ये लोग क्या है, देश को गुमराह करने वाले हैं। ठीक है ब्रजेश जी, सुन लेते हैं दयाशंकर जी क्या कुछ कह रहे हैं। आपको मौका दिया था, आप उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आते हैं आपके पास में। विकास अपना दिखाया था, महंगाई के स्तर में विकास किए हैं। चाय के जगह लोगों ने देश की संस्थानों को बेचने में विकास किए हैं, लोगों का रोजगार छीनने में विकास किए हैं। इन्होंने गुंडागर्दी बढ़ाया है। रही बात घुसपैठ की, तो इनको ये भी नहीं ज्ञान है कि घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपको कौन रोक रखा है कि आप घुसपैठ न रोको? आप घुसपैठ रोको, आपके पास व्यवस्था है, आपकी केंद्र में सरकार है। बोलिए ब्रजेश जी। ये कह रहे हैं कि घुसपैठ रोको, तो भैया आपकी क्या जिम्मेदारी है बंगाल में? फिर बंगाल से बाहर निकल जाओ।
क्या जरूरत है भाई आप देश दे दो ना, नहीं समझ आया तो 2024 में दीदी को देश दे दो, उसके बाद हम लोग रोकेंगे। की कोई आवश्यकता है? हैंडल कर नहीं पा रहे हो आप लोग, देश को नहीं चला पा रहे हो, ठीक है। तो आप 2024 में गद्दी छोड़ो, बोला बोला उठाओ। सरकारों की कोई जिम्मेदारी है क्या? राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी है? ठीक है ब्रजेश जी और दयाशंकर जी, आप दोनों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए मैं बाद में वक्त दे दूंगी। अजय जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से सवाल ये था कि क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे, तो अजय जी आप लोग क्या कुछ मुद्दे लेके जाएंगे? अजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। हमारे मुद्दे आपको मैं बताऊं, महंगाई प्राथमिकता से जो कमर तोड़ दी महिलाओं की गैस सिलेंडर ने। दूसरा हमारा मुद्दा है पेट्रोल डीजल जो शतक लगा चुका है, और साहब ने कहा था, जिले इलाई ने, देश के तमाशा राजा साहब ने, कि जब बीजेपी की सरकार आएगी, एक 1.25 आंख वाले बाबा भी कहते थे कि पेट्रोल जो 35 और 40 डीजल मिलेगा उसको जिताएंगे या उसको जो 100 बेचेंगे। तो 35-40 तो आया नहीं, अब निश्चित तौर से 135 और 40 की तरफ बढ़ रहा है पेट्रोल। तो हमारा दूसरा मुद्दा होगा पेट्रोल डीजल पे जो बढ़ोतरी हो गए, सारे किचन का मामला और सारी महंगाई, हर चीज बिगड़ गई उससे। तीसरा हमारा मुद्दा होगा कौमी एकजहती, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता साथ रहने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, ताकि ऐसा ना हो कि जरा सा कोई कुछ कहता है वो देशद्रोही 124A का तुरंत, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को, देश की सरकार को, कि देश की सरकार के विचारों का विरोध करना देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आता है। कृपया बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अजय जी टिप्पणी की गई है। बिल्कुल जी, ये तीसरा हमारा मुद्दा ये होगा। चौथा मुद्दा ये होगा कि जो भगवान को बांटने का काम, लोगों को तो बांटे ना इंसान को। ठीक है अजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए मैं आप धन्यवाद, आपने मौका दिया जी। मैं आपको ये बता रहा था कि जो देश की और 136 करोड़ लोगों की उम्मीदें थी, प्राथमिकता के मुद्दे थे, कांग्रेस पार्टी उस एजेंडे पर इस चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को 5 स्टेट में लड़ रही है। कौमी एकजहती की एकता अखंडता बनी रहे, देश की, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, भारत में जो महंगाई की दर बढ़ती जा रही है वो कम हो। स्टेटों से, चूंकि स्टेटों से देश में आवाज जाती है ना, तो जब देश में स्टेटों से आवाज जाएगी तो इसलिए ये मुद्दे में इसलिए बता रहा हूँ, क्षेत्रीय मुद्दे या विधानसभा के मुद्दे नहीं है, महंगाई हर घर का मुद्दा है, हर वोटर का मुद्दा है। ठीक है, जो वो पूरी कर रहा हूं मैं कि हम लोग का एक लास्ट फाइनल जो हमारा है और जो हम रखेंगे कि इस देश की सरकार ने जो किसानों की कमर तोड़ रखी है, और किसानों से 68 करोड़ किसान और बाकी 40-50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, ताकि हमें आने वाले कल में गेहूं और अन्न 100 रुपए से 120 रुपए को ना मिले। ठीक है, कुल मिला के कह सकते हैं कि महंगाई तो मेन मुद्दा है ही, और साथ में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से या बीजेपी की तमाम राज्यों में ओर से जो भी कामकाज किए जा रहे हैं, जो भी जन विरोधी नीतियां चलाई जा रही है, उनके विपरीत आप लोग काम करेंगे और उन लोगों को यहाँ पर राहत देने की कोशिश करेंगे। ठीक है अजय जी। अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। अरविंद जी देखिए, काफी देर से आप सुन रहे हैं किस तरीके से बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वो लगातार अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब सवाल ये कि वाकई आगामी विधानसभा चुनाव जो है पश्चिम बंगाल का, उन्हें आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है वाकई जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उन पर फोकस किया जाएगा, उन मुद्दों को ध्यान में रख के यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए जाएंगे, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप में ही उलझ कर ये चुनाव रह जाएगा? जो है कि अपनी तबीयत जो है, जो पश्चिम बंगाल का चरित्र है वो संघर्ष का चरित्र है, लड़ाकू चरित्र है। अभी चाहे लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में हम 47 के बाद की स्थितियों को देखें या पहले देखें, बंग भूमि जो है हमेशा एग्रेसिव रही है। और कांग्रेस के नेतृत्व ने जब ममता बनर्जी की काबिलियतों को थोड़ा सा कम समझा तो उन्होंने टीएमसी बनाई और कम्युनिस्ट पार्टी से भयंकर उन्होंने संघर्ष किया और सत्ता हासिल किया। और टीएमसी, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी तब जॉर्ज फर्नांडिस जी संयोजक थे और रेल मंत्री भी रही हैं। तो अभी जो पश्चिम बंगाल में रस्साकसी चल रही है वो सीधी सीधी रस्साकसी ये है कि पश्चिम बंगाल में नेतृत्व कौन, ममता बनर्जी ने खुद अपनी राह बनाई है, संघर्ष की राह बनाई है, और वो मुख्यमंत्री रहे हैं, नेतृत्व उनके हाथ में बंगाल का रहे, इसके अलावा उनको कोई स्वीकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना दखल, अपना हस्तक्षेप, अपनी नीति और अपना मुख्यमंत्री इसको चाहती थी, तो वहीं से टकराव हुआ। और आज की स्थिति यह है कि काडर जो बेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है,
और बंगाल में ममता बनर्जी है। और कम्युनिस्ट पार्टियां कभी थी और कांग्रेस के साथी का अपना दावा है। अधीर रंजन चौधरी जी बड़े नेता, वो क्या कर पाते, लेकिन चुनाव वहां पर सीधा सीधा कुछ मुद्दों पर रहेगा, उसी पर रहेगा। वो हिंदुत्व का मुद्दा होगा, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का होगा, वो बंग भूमि की अस्मिता का मुद्दा होगा। इसीलिए भाजपा को भी कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जो है बंगाल की धरती का ही, बंगाल का ही और बंगाल की तबीयत का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी अरविंद जी कई बार बीच में बोल चुकी है कि यहाँ पर गुजरातियों को राज करने नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सर सही कह रहे हैं कि वाकई यहाँ पर बीजेपी को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी बीजेपी बार बार कह रही है कि अगर कोई सीएम होगा तो वो बंगाल की धरती का ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जैसे ममता बनर्जी जी ने कहा गुजरात का हम नहीं कर रहे, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं या रविन्द्रनाथ ठाकुर वो पूरे देश के हैं, महात्मा गांधी जो है पूरे देश के हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ममता जी ने कह दिया, दीदी ने, कि गुजरात के लोगों को उनका निशाना अमित शाह और क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी या कैलाश विजयवर्गीय रहे होंगे मध्य प्रदेश के। लेकिन ये ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल रह चुकी हैं। ये चूंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति का टकराव है और वो सामंजस्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ममता बनर्जी से नहीं बना पाई, क्योंकि दोनों लोग एग्रेसिव तबीयत के, दोनों लोग नेतृत्व क्षमता वाले लोग हैं और सबने अपनी रास्ता बनाया है। तो जो समान एनर्जी के लोग होते हैं उसमें अक्सर टकराव हो जाता है और वो अगर एक बहुत अच्छा क्रिएटिव काम करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी में टकराव हो गया। अगर ये एक होती तो पश्चिम बंगाल के में विकास भी बहुत तेज होता और देश की राजनीति में ममता बनर्जी को। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि जहां पर दो पार्टियां हो या केंद्र में कोई दूसरी पार्टी हो, राज्य में कोई दूसरी पार्टी हो, तो अधिकतर ये देखने को मिलता है। और लोग ये कहते भी हैं कि वाकई ही केंद्र में भी अगर सेम पार्टी हो, राज्य में भी सेम पार्टी हो, तो उस राज्य का विकास कहीं ना कहीं ज्यादा होता हुआ नजर आता है। अरविंद जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी तमाम पार्टियां जो है पश्चिम बंगाल पर लगातार नजरें गड़ाए हुई है, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, अगर सरकार नहीं बनती तो हम बहुत सारी सीटें यहां पर जीत लेंगे कि एटलीस्ट विपक्ष की अच्छी भूमिका यहां पर हम निभा सके। लेकिन जिस तरीके से तमाम दूसरी पार्टियां जो पश्चिम बंगाल में पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर ओवैसी की पार्टी को देखें तो ओवैसी की पार्टी का क्या कुछ रोल आप देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, ओवैसी की पार्टी का रोल ये है कि ओवैसी जो है अपने बिरादरी को, कौम को ही जगाने का, और बहुत स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि कौम की क्या इकट्ठा होना चाहिए, सीधा सीधा कि अल्पसंख्यक समाज इकट्ठा हो। हाँ, कुछ समय से उन्होंने दलितों को और पिछड़े और दबकों को भी जोड़ने की एक कवायद की बात शुरू की है। लेकिन ये राजनीति में ये तत्व जो है, मैं कैसे कहूं कि ये अवांछनीय तत्व हैं, ये तो कहना उचित नहीं है, क्योंकि संविधान में उनको एक दर्जा है, वो लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही अरविंद जी, पश्चिम बंगाल के अलावा जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए थे, उस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ओवैसी की पार्टी ने वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, 5 सीटें वहां पर जीती है ओवैसी की पार्टी। हाँ, तो जितना मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण अगर कोई भी पार्टी करेगा, ओवैसी करेंगे या पहले करते थे बहुसंख्यक समाज की, राम के अस्तित्व पर भी सवाल जो है उठता था, राम सेतु पर उठता था, तो उसी के कारण तो बहुसंख्यक समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़ा हो गया। और उसके बाद लोग कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता। हिंदुओं ने अपना राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में तय कर लिया। हिंदुओं ने स्वतः तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ओवैसी हुए या कोई भी विपक्ष का नेता है, अगर उसके आचरण से, उसके बयान से ये होगा कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, टीका नहीं लगना चाहिए, या हम क्यों जाएं, या मुस्लिम परस्ती दिखे, तो हिंदू अपने आप उद्वेलित होकर भाजपा के साथ चला जाता है। तो भाजपा को तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अरविंद जी, लौटूंगे आपके पास में। दयाशंकर जी, जिस तरीके से अरविंद जी की ओर से जो बातें कही गई है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 30% वोटर जो है वो मुस्लिम है पश्चिम बंगाल में, और 30% ही SC/ST समुदाय के वोटर्स वहां पर आते हैं, और लगभग 100 सीटें ऐसे हैं जहां पर इन दोनों समुदाय की ओर से कह सकते हैं कि अच्छा वर्चस्व वहां पर देखने को मिल सकता है। तो दयाशंकर जी, कह सकते हैं कि यही एक वजह रही कि 42 यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स को TMC की ओर से मैदान में उतारा गया। देखिए, अभी ब्रिजेश जी ने जैसा चर्चा किया, ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं और ओवैसी जी मुस्लिम की, तो न तो हिंदू जो है
इनके राहो कर्म पे जिंदा हैं, अना तो मुस्लिम है। ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का काम करते हैं। हमारी पार्टी माँ की मानुष की बात करती है, सर्वधर्म समभाव में हम लोग आस्था रखते हैं। ये लोगों की जब आवश्यकता पड़ती है, आप देखे होंगे तो कुछ स्टेटों में 2-2, 3-3 सीएम ये लोग बना लेते हैं जी। हिंदुओं में भी आप देखे होंगे, पिछड़ी जातियों में अति पिछड़ा, दलितों में अति दलित बनाते हैं और वक्त पड़ने पे उनको भी बांटने का काम करते हैं। अगर बातें ये रहती तो इनसे भी बड़ी बड़ी पार्टियां रही हूँ, कुछ का नाम बता देता हूँ। पीस पार्टी रही उत्तर प्रदेश में, इंडियन पीस पार्टी एक रही और एक और पार्टी रही मुस्लिम लोगों की। लेकिन मुस्लिम बंधुओं ने अपना ये नहीं कि उनको उनका साथ दिया, वो मिलकर सद्भाव के साथ सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं और माँ माटी मानुष को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वो मिलजुल कर रहने का कार्य करते हैं। बांटने की राजनीति सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। खैर, किसी को ख्वाब देखना तो देख सकता है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको दमन करने का कार्य कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। और ये लेकिन दयाशंकर जी, चुनौती तो मानते हैं ना? चुनौती तो आपको लगती है ना कहीं जिस तरीके से, बेशक ओवैसी की पार्टी पर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर बिहार चुनाव की बात करें, 5 सीटें वहां पर उनकी ओर से जीती गई है और अगर साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वो अपना यहाँ पर भाग्य आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, चुनौतियां तो रहेगी। और अगर ना भी वो जीते तो कहीं ना कहीं समीकरण तो बिगड़ता हुआ नजर आएगा ना दयाशंकर जी? ब्रजेश जी भली बात ही जानते होंगे, कौमी एकता हुआ करती थी, पीस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन मुस्लिम बंधुओं ने आस्था दिखाते हुए कभी देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं किया। तो बंगाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात, तो ये लोग बताया सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं, माँ माटी मानुष में आस्था रखते हैं। ये लोग दीदी को इस बार प्रचंड बहुमत देने जा रहे हैं जी। तो आपको लगता है कोई चुनौतियां नहीं है आपको ओवैसी की पार्टी से? जी जी ठीक है। ब्रजेश जी, आप काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। जी जी, मैं अब सबसे पहले अजय वर्मा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने पिछली डिबेट में भी बोला था और आज फिर बोल रहे हैं कि 2.25 आंख वाले बाबा। भाई, ये 2.25 आंख क्या होती है? अगर ईश्वर ने किसी की एक आंख छीन ली है तो क्या हमें ये अधिकार दे दिया है कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे, हम उसका तिरस्कार करेंगे? ये 2.25 आंख क्या होती है? कांग्रेस चाहे तो उन्हें रामलीला मैदान में ही मरवा देती, अगर उनकी तीव्र बुद्धि काम नहीं करती तो वो भाग के नहीं जाते। तो ऐसे शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1.5 आंख 2.25 आंख उन्होंने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है, कम नहीं किया है। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि गैस के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस बड़े ऊंचे हो गए, तो भैया जरा 2013 भी उठा के देख लो। 2013 में गैस का सिलेंडर 1200 से ऊपर था। उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? अब मैं इनकी बात जवाब दे रहा हूं। ये दयाशंकर भैया हैं, ये कह रहे हैं कि भाजपा का काम केवल बांटने का काम है। अरे भाई, बांटने का काम भाजपा का नहीं है, भाजपा का काम है जोड़ने का, मुट्ठी बनाने का। क्योंकि उंगली में ताकत नहीं होती, मुट्ठी में पावर होती है। ये कौन सा जोड़ने का काम है? और दूसरा एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, आप लोग बनाते हैं। पर सुन लो, और एक बात मैं आपको बता दूं कि भाजपा ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे देश या समाज टूटे। जहां, और एक चीज और ध्यान में रखो, आप कुछ जानते होंगे, लेकिन अब आप टीएमसी में बैठे हुए हैं तो क्या कर सकते हो? टीएमसी की वाहवाही आपको करनी है। जहां एक पक्ष के वोट ज्यादा होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, वहां धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सद्भाव, ये सारे के सारे धूल में मिल जाते हैं, कहीं नहीं चलते वो। ये आप स्वयं जानते होंगे। ठीक है, इतना वक्त नहीं है, वरना चर्चा को और भी आगे बढ़ाते। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपनी अपनी पार्टी की ओर से यहाँ पर वो पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरीके से आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी की ओर से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, तो तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वह अपने उम्मीदवारों का नाम कब और
कब किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।